हम लोग को पढ़ना है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, 1908 का सिविल प्रक्रिया संहिता। ठीक, तो वर्तमान में जो हम लोग की सीपीसी चल रही है वो 1908 की चल रही है। ठीक, लेकिन 1908 से पहले भी क्या इसका कुछ सिविल प्रोसीजर से संबंधित कोई कोड था, कुछ था या नहीं था, तो थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा संक्षेप में इस बात को भी जान लें ताकि आसान हो जाए। तो उसके लिए है क्या, पूर्व में, ठीक है, प्रथम फर्स्ट कौन सा जो है सिविल प्रोसीजर के लिए कोड पारित किया गया था उससे संबंधित है, तो 1859 में। ठीक है, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। 1859 में पहला कोड पारित किया गया। ठीक है, इसको कह सकते हैं अपूर्ण, पूरी नहीं थी, बहुत सी कमियां थी, तमाम बातें थी लगातार, और स्थिति भी कुछ ऐसी थी कि जगह जगह पर अलग अलग प्रोसीजर्स फॉलो कर लिए जाते थे, तमाम ऐसी बातें थी। ठीक, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू इसकी नहीं थी, और भी संशोधन होते रहे, सब कुछ होता रहा, कहानी लंबी है, उतना हमें नहीं जानना है, उतना हमें नहीं जानना है। ठीक है, 20 संशोधन किए गए, लगातार चलता रहा। ठीक, जैसी ज़रूरत पड़े किसी स्थान विशेष के लिए वैसा संशोधन कर लिया जाता था। परिणाम ये निकला, अपूर्ण थी, धीरे 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 धीरे। तो आप देखेंगे इस 1908 वाले में, ठीक है, सारा सिस्टम चलता रहा। 1908 का यदि हम उद्देशिका पढ़ें, इसकी अगर उद्देश्य को पढ़ें, ठीक है, तो यहाँ लिखा है समेकन एवं संशोधन। ठीक है, समेकन किया जाना और संशोधन किया जाना। ठीक, यानी कि 1859 में जो हमारी संहिता बनाई गई उसके जरिए क्या क्या प्रोसीजर कहाँ कहाँ पर किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में क्या आवश्यकता पड़ रही है। भारत विविधताओं का देश है, ये बात आप जान ही रहे हैं। हर एक चीज़ चलता रहा, ज़रूरत पड़ने पर संशोधन करते रहे। ठीक है, 1861 में हाई कोर्ट भी आ गया, तो कौन से न्यायालयों पर लागू होगा, कौन से न्यायालयों पर नहीं लागू होगा, क्षेत्राधिकार क्या होगा, ऐसी तमाम बातें आ जाती थी। अचानक प्रश्न उठ जाता था तो उसका निस्तारण करते हुए संशोधन कर दिया जाता था। बहुत सी कमियां थीं, या ये कहिए कि अधिकांश कमियां इस एक्ट को बनने की वजह से हमें पता चल गई कि ये कमियां हैं सिविल प्रक्रिया विधि को लागू करने के लिए। और सब कुछ होते होते फिर अंतिम रूप में, ठीक है, अंत में संशोधन ही चलते रहे। ठीक है, प्रवर्तित क्या किया गया, 1908 को लाया गया। ठीक है, तमाम संशोधनों के बाद अंत में 1908 में नई संहिता बना दी गई कि ये अपूर्ण है, इससे काम नहीं चल रहा है, इसमें अनेक संशोधन हुए, फिर भी कमियां रह गईं, हटा करके 1908 में एक संहिता लाई गई। ठीक है, ये अपने आप में पूर्ण संहिता थी, इसको आप कह सकते हैं। जैसे कभी कभी आता है प्रीलिम्स में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। अब स्टेटमेंट पर जब आपको विचार करना है, सही या गलत चुनना है, तो कोई भी लॉजिकल बात लिख दी जाए। ठीक है, कोई भी मान लीजिए यही 2 स्टेटमेंट लिख दिए जाएं कि वर्तमान की सीपीसी 1908 से पहले 1862 ईस्वी में प्रथम बार सिविल संहिता पारित की गई थी, स्टेटमेंट सही है। ये एक अपूर्ण संहिता थी जिसकी वजह से अनेकों बार संशोधन करने पड़े, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप एक भी बार इस बात को नहीं सुने हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आपसे गलत हो जाएगा। सही है कि गलत ये आप नहीं चुन पाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। फाइनली जब 1908 में पारित किया गया तो पूर्ण संहिता, ला कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, ये बात दिमाग में हमेशा रखे रहिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में जूरिस्प्रूडेंस शुरू होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ला कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, किसी भी मामले की विधियां कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती हैं। समय, स्थिति, देश, काल, परिस्थिति बदलने के साथ उसमें बदलाव की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। ठीक है, बहुत डायनेमिक होता है ला। ठीक, तो इसलिए कैसे लिखा जाएगा, अपने आप में पूर्ण संहिता। ये 1908 वाली संहिता क्या थी, अपने आप में पूर्ण संहिता थी।
ठीक है, यानी कि जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था कमोबेश सारा काम हो जा रहा था, कोई समस्या नहीं हो रही थी। फिर भी 1908 यानी कि अंग्रेजों का समय, 1947 के बाद स्वतंत्र हो गया भारत। अब भारत जब स्वतंत्र हो गया तो जाहिर सी बात है कुछ और रिक्वायरमेंट, कुछ और आवश्यकताएं जो है पड़ी होंगी, समय परिस्थितियां बदली होंगी, अधिकार क्षेत्र बदले, लोगों के अधिकार भी बदले, तो जाहिर सी बात है कोर्ट के अधिकार भी बदलेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई संविधान के निर्माण के साथ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी इसमें मर्ज करना था, मेंटेन करना था, उनकी अधिकार और शक्तियों को संविधान ने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग सीपीसी को लाना था। ऐसे तमाम छोटी छोटी बातों को देख लीजिए तो इसका मतलब यह है कि अपने आप में तो ये पूर्ण संहिता है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन की आवश्यकता हो गई, बदली परिस्थितियों के अनुसार संशोधन की आवश्यकता हुई। ठीक, तो संशोधन तो बहुत से हुए, कई आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं बदली परिस्थितियों के अनुसार प्रमुख संशोधन। यानी कि इन संशोधनों से ज़्यादा संशोधन हुए, लेकिन हमें प्रमुखतः कहाँ पढ़ना है उस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें प्रमुख रूप से क्या पढ़ना है उस बात को जानना जरूरी है। तो प्रमुख संशोधन में 1976 का संशोधन, ठीक है, आप अपनी बेयर एक्ट उठा करके देखेंगे, फुटनोट देखते जाइए, अधिकांश पेजों पर फुटनोट में लिखा हुआ है कि ये संशोधन हुआ, ये संशोधन हुआ, ये संशोधन हुआ, लगातार संशोधन होते रहे। तो इस बात को आप देखेंगे खुद भी समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रमुख संशोधन 1976 में हुआ। ठीक है, 1976 के बाद 1999 और 2002, ठीक है, फिर 1999 और 2002 के संशोधन हुए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण संशोधन है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण संशोधन है 1976 का, ठीक, 1999 का, 2002 का। अब बात आई क्वेश्चन प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। ठीक, बहुत सामान्य से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, गलती क्या होती है? देखिए, बेयर एक्ट आपने भी पढ़ा है, सब कुछ किया है, अपनी जगह की बात है सारी चीज़ें, लेकिन प्रश्नों के अकॉर्डिंग अगर आपने विश्लेषण नहीं किया है तो आपको समस्या निश्चित ही हो जाएगी। तो समस्या हो जाएगी तो समस्या से बचने के लिए पहले से ही आपको मेंटेन रहना पड़ेगा। समस्या भविष्य देखते हुए समस्या को डायग्नोस करिए, उसका निस्तारण पहले करिए, आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक, ये सारे संशोधन पूरी तरीके से पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन यदि आपको लगता है कि इनसे प्रश्न आ सकते हैं तो कहाँ कहाँ पर जो है मुख्य रूप से संशोधन किया गया है, अगर समरी में उन बातों को आप जानते हैं तो प्रीलिम्स के वो कठिन क्वेश्चन जो सबके गलत हो जाते हैं कहीं ना कहीं सही हो जाएंगे। ठीक, बात क्या आती है, किस संशोधन में कुछ जोड़ा गया, घटाया गया, क्या रहा, क्या नहीं महत्वपूर्ण रहा, आप जानते हैं कि निश्चित है बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछेगा। अब बात आई, ये नहीं पूछेगा कि जरूरी नहीं है कि यही पूछे कि 1976 में कौन कौन से संशोधन हुए, 2002 में कौन कौन से संशोधन हुए, चुनिए। ये तो बहुत ज़्यादा कठिन बनाना होगा तो आपसे पूछेगा। लेकिन जब आप जानते हैं कि हम अंदर पढ़ते समय हमें लगातार संशोधन फुटनोट में मिलते रहेंगे, मार्क करके लिखे हुए हैं, तो क्यों ना पहले ही एक बार थोड़ा सा उसके बारे में पढ़े रहें ताकि दिमाग में बना रहे कौन सा धारा में किस प्रोविजन के संशोधन इंपॉर्टेंट है, संशोधन के रूप में भी पूछ सकता है। तो धारा पढ़ते समय वही बात आपकी दोहरा जाएगी। ठीक है, मतलब ध्यान ये रखिए कि हो भी जाए एक कॉमन तरीके से, सरल तरीके से, आसानी से दिमाग में जाए, साथ ही साथ दोहरा भी जाए तो कौन से प्रोसीजर से। ठीक, तो इन संशोधनों में अगर हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है, क्या है, कैसे है, क्या प्रमुख संशोधन हुए हैं, तो शायद थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक, तो आप लिख सकते हैं 1976 के संशोधन के प्रमुख प्रावधान
यानी कि 76 के हिसाब से प्रमुख प्रावधान आपने चुन लिया, इसी तरह 99 2002 के हिसाब से आप चुन लेंगे। तो ज़्यादा ना चुनिए, ज़्यादा ना चुनिए। देखिए डिटेल जैसे कॉपी में बैठ के लिख रहे हैं, आप चाहते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन वाइज पूरा लिख लीजिए कि हाँ यहाँ ये संशोधन हुआ, 1-1.5 पेज में आएगा। लेकिन यहाँ समरी में भी किया जा सकता है कि कॉमन एक ऐसे स्थानों पर हम पहुंच सकें जहां पर संशोधन हुए। ठीक, तो मैं दोनों तरीका बता रहा हूं। यहाँ तो मैं कॉमन बात की बात करूंगा कि सेक्शन नंबर जाने रहिए, ठीक, और साथ में डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं कि आप स्टेटमेंट लिखेंगे पता चला कि आधा कॉपी तो इसी से भर गया। नहीं नहीं, इससे नहीं मतलब है। कैसे पढ़ा जाता है वो भी जानिए। तो जैसे हमने 1976 के जो है संशोधन को लिया कि प्रमुख प्रावधान क्या रहे, प्रमुख प्रावधान क्या रहे, ठीक है, तो उसमें, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, यानी कि नैसर्गिक न्याय, इसको बढ़ाने के लिए संशोधन किए गए। यानी कि आप जानते हैं डिले डिफीट जस्टिस, डिले होना नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है, प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। उससे संबंधी कहीं संशोधन हुए होंगे कि डिले ना होने पाए, ठीक है। आप जानते हैं पिक्चर भी उस पर बन गई, ठीक, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सिविल मामला आया नहीं कि समझ लिए कि 1-2 पुस्त तो अब निकल ही जाएगी, ठीक। प्रावधान बनाए गए, यूज मिसयूज अलग बात है, प्रावधान बनाए गए, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। इसको, ठीक, जैसे विलंब ना हो करके ये इसको इस तरह भी कह सकते हैं, शीघ्र निस्तारण, ठीक है, शीघ्र निस्तारण हो जाए, जल्द से जल्द निस्तारण हो जाए, ऐसे प्रावधानों को यहाँ पर जोड़ा गया, ये उद्देश्य लाया गया, ठीक है। इसके बाद सरल, इसको सरल बनाया गया, तमाम पेचीदगी थी उसको दूर किया गया, सरल बनाया गया, और साथ ही साथ गरीबों के लिए, आप जानते हैं स्पेशल व्यवस्था है, तो गरीब पहले भी था, लेकिन यहां पर ऐसा आसान बना दिया गया कि गरीबों के लिए न्याय सुनिश्चित होना बहुत ही आसान हो गया, गरीबों के लिए व्यवस्था बनाई गई, ठीक है। इसके बाद अगली बात क्या रही, अगली बात क्या रही, अब हम सेक्शंस में आते हैं, सेक्शंस में आते हैं। तो इससे प्रभावित सेक्शन कौन कौन से रहे? सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2 पर प्रभाव पड़ा, ठीक। इसमें सेक्शन 47 के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। तो सेक्शन 47 डिक्री के निष्पादन से रिलेटेड कार्यवाहियां हैं, उसमें डिले ना होने पाए, उसको हटाया गया, ठीक है। तो सेक्शन 2 में, ठीक है, सेक्शन 2 के 2 में कह सकते हैं डिक्री, सेक्शन 2 कह दीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे रिलेटेड रहा, ठीक है, इससे रिलेटेड रहा। अगली बात सेक्शन 9, सेक्शन 9 आप जानते हैं सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की बात करता है, ठीक है। तो क्या होगा सिविल वाद, क्या नहीं होगा, इससे संबंधित बातें हैं। तो सिविल वाद को स्पष्ट करने के लिए, क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करने के लिए कुछ संशोधन किया गया, ठीक। तो सेक्शन नंबर मैं बता रहा हूँ, संशोधन आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 9 में, ठीक, स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। सेक्शन 11, ठीक है, सेक्शन 11 का संशोधन भी आपका इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा दिया हुआ है, तो आप जानते हैं रेस जुडिकेटा को निष्पादन की कार्यवाहियों में भी बढ़ा दिया गया, ठीक, स्पष्टीकरण जोड़ करके सेक्शन 11 का जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर इसके बाद सेक्शन 25, सेक्शन 25 जो है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को लाया गया कि अन्य अदर न्यायालय हाई कोर्ट्स के अंतर्गत मामला रहे, तो सुप्रीम कोर्ट को जोड़ दिया गया कि वो इसका फैसला करे, ताकि हाई कोर्ट्स के बीच कोई डिस्प्यूट ना उत्पन्न होने पाए, इधर से उधर भागना ना पड़े। सेक्शन 25 में अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है
धारा 80, धारा 96, धारा 100, 80, 96, 100, ठीक है। हाँ बताइए। आर्डर में 16A, 32A, ठीक है, 16A, 32A, 37, ठीक है। इन सब में प्रमुख अमेंडमेंट हुआ, प्रमुख जो है सारा सिस्टम चेंज किया गया, ठीक है, सारा सिस्टम चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया वो आप पढ़ सकते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक। यानी कि मैंने एक हिंट दे दिया कि हम जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट पढ़ने के दौरान, बेयर एक्ट पढ़ने के दौरान हमको फुट नोट में मिलता रहेगा, वो उस तरह एडजस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार भी दिमाग में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपके बने हुए हैं कि 2, 9, 11, 25, 80, 96, 100 से हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है 1976 के अमेंडमेंट से, तो वहीं पर पढ़ते समय हम थोड़ा सा ज़्यादा गहराई से दिमाग में बैठ जाएगा। सेम टू सेम आर्डर में भी ये 3 जगहों पर। तो अब आपको कहीं पर भी छोटी मोटे संशोधन भी हैं, वहां भी फुटनोट में लिखा है 1976 का संशोधन, 1999 का, 2002 का। तो हर जगह फुटनोट में नहीं उलझना है। एक आइडिया मिल गया कि इन जगहों में जो संशोधन हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसको हम मेंटेन करते चलेंगे जब हम इन सेक्शंस और आर्डर्स को पढ़ेंगे, ठीक। तो एक आइडिया मिल गया। इसी को चाहे क्या प्रमुख संशोधन हुआ, क्या बहुत बड़ा प्रभाव इससे पड़ा, ये बड़े प्रभाव वाले हैं। क्या बड़ा प्रभाव पड़ा, आप साइड में कॉपी के नोट आउट कर सकते हैं। ये लिस्ट बनाने के साथ इसका डिस्क्रिप्शन भी शार्ट में लिख सकते हैं कि 22 से सेक्शन 47 हटाया गया, 47 का क्या था, ठीक है। 9 में कैसे क्षेत्राधिकार सुनिश्चित किया गया, 11 में रेजुडिकेटा को क्या विस्तार दिया गया, आसान हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन आर्डर 37 में जो संक्षिप्त प्रक्रिया है उसको एक्सटेंड कैसे किया गया। तो एक अपने हिसाब से क्वेश्चन जनरेट करके आप मेंटेन कर लेंगे। अदरवाइज जगह जगह मिलेगा, वहीं रटते रहेंगे, फिर भूल जाएंगे, समस्या आपकी बनी रहेगी, ठीक है। क्लियर है। दूसरे हिस्से में आते हैं, ठीक। 1999 वाले संशोधन को जब आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे उसको लागू होने की तिथि 2002 है, और कुछ प्रावधान 2002 में एक्स्ट्रा भी जो है संशोधित कर दिए गए थे। तो उसको आबलिक लगा करके ही देखिए, ठीक है। आबलिक लगाए रहेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी, ठीक। तो आप इसको कर सकते हैं क्या, ठीक। 1999, 2002 प्रमुख प्रावधान, ठीक है। इसके कौन कौन से प्रमुख प्रावधान रहे उनको भी हम देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे, तो उनको भी देख लें, ठीक। सेक्शन 26(2), ठीक है, सेक्शन 26 का 2, सेक्शंस में आप देख लीजिए 26 का 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शपथ पत्र पर साक्ष्य, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखे रहिएगा, ठीक। 27 में 30 डेज समन की तामील है ना, 30 दिनों के भीतर, ठीक है, 30 डेज, ठीक। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है इसी के साथ आप अगर आदेश नियमों में चले जाइए तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 89, सेक्शन में 89 आप जानते हैं पूर्ण रूपेण बदल दी गई, ठीक है, 89 में, ठीक। इसके बाद 96 में लघुवाद न्यायालय की लिमिट है। इसके अलावा भी अमेंडमेंट हैं, ठीक है। 96 में लघुवाद न्यायालय की लिमिट है, ठीक। 102 से भी संबंधित है, ठीक है। और 115 में संशोधन किया गया, ठीक है, 115 में संशोधन किया गया, ठीक, कि उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण हो अगर तो पलट नहीं सकता है केवल न्यायोचितता के आधार पर, ठीक है। और 148 में 30 दिन से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, तो 148 भी आप देख सकते हैं, 148 भी देख सकते हैं। फिर आर्डर्स में क्या रहा,
ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 99/2002 के जो संशोधन हैं, आर्डर रूल इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ख़ास बात यह है कि अधिकांश आर्डर रूल से जो इस रूप में नहीं जरूरी है कि 2002 के संशोधन के रूप में, जहां संशोधन हुआ है वो आर्डर रूल स्वयं में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। संशोधन पहले पश्चात की स्थिति जानना जरूरी नहीं है, उन आर्डर रूल्स को ही जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन से हैं देखते हैं, कौन कौन से हैं ठीक है। आदेश 4 नियम 1, ठीक है। 4(1) आर्डर 4 है, रूल 1 है, ठीक है। आर्डर 4 रूल 1 है, ठीक। 5 आर्डर 5 में संशोधन हुआ, ठीक है। समन के 30 दिन के भीतर, जो भी समन वाली बात थी, ठीक है। इसके बाद 6(5), ठीक है। 6(5) ठीक है। 6(5) भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें कई नियम संशोधित हुए। 7(9) इंपॉर्टेंट है आपका, 7(9) आर्डर 7 रूल 9, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्डर 7 रूल 9 इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर 7(9) हो गया। 7(11) भी इंपॉर्टेंट है, तो 7(11) चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं। इसके अलावा 14(5) आदेश 14 रूल 5, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद 18(4) आदेश 18 रूल 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूल 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आर्डर 20 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतने आदेशों को, और भी आदेश हैं, और भी आदेश हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, लेकिन इन आदेशों को आप जरूर जान लीजिए, ठीक है। जरूर जान लीजिए कि कौन कौन से हैं। 4 का फर्स्ट, 5 का 9 17 है, 6 का 5 है, 7 का 9 है, 14 5, 18 4, 20 इनसे रिलेटेड, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आई, इनको आप पढ़ लीजिएगा अपने से कि यहाँ क्या बात है, संशोधन के रूप में जानिए ना जानिए, ये आदेश के रूप में स्वयं में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मेमोराइज हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि क्या क्या हमारे लिए प्रश्न बनने की संभावना में ज़्यादा रहता है, चाहे वो संशोधन से रिलेट करके पूछे, चाहे डायरेक्टली जो बात लिखी हुई है उससे रिलेट करके पूछे, समस्या उतनी आपको नहीं होगी। तो ये बात आप मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। अगली बात ये दोनों तो संशोधन के हिसाब से हो गए कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, सारी चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। इसके बाद एक चर्चा चलती है कि यहाँ पर धाराएं और आदेश रूल दो अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, दो भागों में संहिता बटी हुई है, ठीक है। कुछ लिखना नहीं है, सिंपली जानना है, ठीक। कुछ भी लिखना नहीं है, सिंपली नहीं जानना है, ठीक है। जो धाराएं हैं, ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं ताकि दिमाग में कभी भी दोहराना हो, कोई समस्या ना हो, ठीक है। इनको क्या कह सकते हैं, ये मौलिक नियम है, ठीक है। ये सब्सटेंटिव रूल्स हैं धाराएं सीपीसी की। अब मौलिक नियम है तो मौलिक नियम के रूप में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये अपने मौलिक नियमों के तहत, ठीक है, यहाँ पर सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक पक्ष प्रस्तुत करते हैं, कह सकते हैं सैद्धांतिक जो, या सामान्य सैद्धांतिक कह सकते हैं, सामान्य सैद्धांतिक, ठीक है, नियम बताते हैं, ठीक है। जैसे क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकारों के बारे में, किसी न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार होगा, क्या, तो ये मौलिक नियम ही तो है, ये प्रक्रिया का नियम नहीं है, ये मौलिक नियम है, ठीक है। बहुत सिंपल सी भाषा में, ठीक। कभी कुछ लिख दे, थोड़ा सा भी जान रहे हैं तो आप इंटरप्रेटेट करके पूरा आंसर कभी जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी नहीं जान रहे हैं तो आपको समस्या हो जाएगी, तो समस्या फिर ज़्यादा
समस्या क्रिएट करेगी। तो ये मौलिक नियम है, मूल नियम है, ठीक है, सब्स्टेंटिव क्लॉजेज हैं इसके, ठीक। जो जनरल थ्योरीज होती हैं या थ्योरीज होनी चाहिए इसके लिए, उन सिद्धांतिक नियमों को इसने उल्लेख किया है धाराओं के रूप में, ठीक है। जैसे क्षेत्राधिकार, किसी न्यायालय की ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी, प्रांग न्याय का जो है नियम कहाँ कहाँ लागू होगा, ठीक है, इंटरप्लीडर सूट क्या होगा, डिक्री क्या होती है, ठीक है, आदेश क्या होता है, ठीक, तमाम चीज़ें आप पढ़ते हैं। कोई विवाद हो जाए तो हम किसके पास जाएं, ठीक है, आपस में न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर डिस्प्यूट है तो कहाँ पर जाएं, ये मौलिक नियम होते हैं, उनके बारे में बताता है, ठीक है। ये बहुत बड़े हेर फेर करने वाले नहीं होते हैं। फिर दूसरी बात आती है आदेशों को क्या जाने, ठीक है, आदेशों को क्या जाने। ठीक, आदेश क्या है, अगर सिंपली अभी अचानक मान लीजिए आपको इंटरव्यू में यही प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि इंटरव्यू में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है कि भाई सीपीसी आप पढ़ करके आए हैं, तमाम एक्ट्स में आर्डर रूल अलग से तो नहीं लिखे हैं, सीपीसी में ऐसे क्या जो है। तो ये एक विशिष्टता है, स्पेशलाइजेशन है सीपीसी का कि इन्होंने मौलिक सिद्धांत और प्रक्रिया संबंधी नियमों को बिल्कुल अलग अलग करके लिख दिया है, मूल और प्रक्रिया को एक ही में मिला करके नहीं लिखा है। ये बहुत बड़ी विशेषता है सीपीसी की। यानी कि जो मौलिक नियम दिए हैं, सैद्धांतिक सामान्य नियम दिए हैं क्षेत्राधिकार वाले, इन सब का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, ठीक है, यानी कि प्रक्रिया के रूप में क्या रहे, कार्यान्वित करने के नियम, इसको क्या कह सकते हैं, कार्यान्वित करने के नियम, ठीक है, क्रियान्वयन के नियम, कार्यान्वयन के नियम दिए हुए हैं कि आप जो सिद्धांत जान रहे हैं उनको क्रियान्वित करते समय आप किस तरीके से जो है कौन से नियमों का पालन करेंगे, उसके बारे में। कि वादपत्र 2 प्रतियों में होना चाहिए, वादपत्र में ये विशिष्टियां होनी चाहिए, फैक्ट इन इशू का निर्धारण कौन करेगा, धारा बता रही है, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, आर्डर रूल बता रहा है। तो कौन अधिकार का निर्माण करता है, अधिकार मौलिक होता है, कैसे प्रक्रिया का निर्माण करता है, तो प्रक्रिया आर्डर रूल में लिखी हुई है, ठीक। अब अगली बात, अगला एक बहुत बेसिक डिफरेंस है, अगर इसको आप स्पष्ट ना कर पाइए तो एक और मूल डिफरेंस है, क्या है, ये जो आपके धाराएं हैं, ठीक है, ये जो धाराएं हैं ये समवर्ती, ठीक है, के अनुसार सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और यहाँ क्रियान्वयन का नियम, तो अभी मैंने कहा, अभी आप लोगों से चर्चा हुई कि संविधान ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कर दिया, उनकी शक्तियों का निर्माण कर दिया, और संविधान ने ही हाई कोर्ट को शक्ति दी है कि प्रक्रिया संबंधी नियमों का निर्माण, ठीक है, हाई कोर्ट कर सकेगा, ठीक। अब न्याय को सुलभ बनाने के लिए प्रोसीजर्स में संशोधन, नए नियमों का लागू किया जाना, ये सब हाई कोर्ट कर सकता है। तो हाई कोर्ट यहां पर इन नियमों में, ठीक है, इन नियमों में हाई कोर्ट द्वारा, ठीक है, संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। बस देखिए, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट सारे पोर्शन में, क्योंकि सीपीसी आपके समवर्ती सूची में है, पूरी सीपीसी में कहीं पर भी संशोधन कर सकती है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखे रहिएगा कि प्रक्रिया संबंधी नियमों हाई कोर्ट बनाएगा, तो प्रक्रिया तो आदेशों में ही दी हुई है, तो आदेशों के ने जो है फेर फार करने की शक्ति, ठीक है, किसी चीज को बदलने की शक्ति, नए सिरे से परिभाषित करने की शक्ति जो नियमावली है वो हाई कोर्ट कर सकती है। बस इसमें और इसमें अगर डिस्प्यूट होगा तो माना गवर्नमेंट वाला जाएगा,
सिर्फ इतना आपको जानना है कि ये हाई कोर्ट की पावर सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों द्वारा है नियमों में संशोधन करना। अगर कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो गवर्नमेंट वाला माना जाएगा, हाई कोर्ट का नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट में लिखा हुआ है कि सरकार की सहमति के साथ, राज्य सरकार की सहमति के साथ, तो माना इसी का जाएगा डिस्प्यूट होने पर। अदरवाइज अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो प्रक्रिया संबंधी नियमों में फेरफार करने की क्षमता हाई कोर्ट को है। ये एक स्पेशल डिफरेंस है, सेक्शंस में नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर रूल में वो कर सकते हैं। ठीक है, कि समन का निष्पादन या फैक्ट इन इशू कौन जो है किस तरह डिसाइड करेगा, क्या नहीं, अगर न्याय के हित में आवश्यक है तो वैसा नियमावली यहाँ पर मेंटेन हाई कोर्ट द्वारा की जा सकती है अपने अपने स्टेट में। ठीक है, क्लियर, बस इसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये था सीपीसी का आपका सामान्य परिचय। अब इसके आगे हम लोग धारा और उनके अनुसार कौन कौन से रूल, तो दो पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे, धाराओं को यानी कि बेयर एक्ट को क्रमशः, फिर मिला करके कैसे मूल नियम और व्यवहारिक नियम जो प्रक्रिया में फॉलो हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है।